हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद जीपी। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश कुमार प्रजापति। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि फ्रेंड्स मैं इस चैनल पर आपके लिए केमिस्ट्री से रिलेटेड जो वीडियोस है वो लेके आऊँगा। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है क्वांटम नंबर्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स। और किस तरह से हम क्वांटम नंबर क्या होते हैं और ये कहाँ पे यूज़ होंगे वो इस वीडियोज़ के थ्रू मैं आपको बताऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं अपने पास में? क्वांटम नंबर्स या जिसको हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं फ्रेंड्स, ये जो क्वांटम संख्याएं होती है हमारे पास में हमें ये बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होगा किसी परमाणु के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कहाँ पे होगा अपने पास में। यानी किसी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने पास में, उनको किसके द्वारा पता चलता है हमें? हमारे पास में ये क्वांटम संख्या हमें ये बताती है। यानी क्वांटम संख्याओं की अगर छोटी सी डेफिनेशन की हम बात करें तो क्वांटम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जो हमें इलेक्ट्रॉन का पता बताती है। ये जो क्वांटम संख्याएं होती है अपने पास में ये चार होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो है अपने पास में उसको हम बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या एक होती है हमारे पास में, इसको हम बोलते हैं द्विगंशी। द्विगंशी क्वांटम संख्या। एक होती है हमारे पास में चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। एक होती है हमारे पास में चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये जो क्वांटम संख्याएं होती है हमारे पास में, हम वन बाय वन हम देखेंगे कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, जो द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है, चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है और चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है। तो हम बात करते हैं पहले मुख्य क्वांटम संख्या की। मुख्य क्वांटम संख्या इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। देखो, जो मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है हमारे पास में, ये हमें जो परमाणु के अंदर जो कक्ष होते हैं अपने पास में, कक्ष कह सकते हो आप, कोश कह सकते हो या ऊर्जा स्तर कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। जो कक्ष हो कह दो, कोश कह दो या ऊर्जा स्तर। तो जो हमारे पास मुख्य क्वांटम जो संख्या होती है हमारे पास में, हमें क्या बताती है? किसी परमाणु के अंदर कोशों के बारे में बताती है, कक्ष के बारे में बताती है या ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लो अपने पास में नाभिक है, ये मान लो अपने पास ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, इस तरह से। तो जैसे इस वाली कक्षा के लिए n बराबर 1 हो गया हमारे पास में, ये मान लो अपने पास में n बराबर 2 है, ये हो जाएगा n बराबर 3, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लो इसको हमने, मान लो इसको नाम दे दिया हमने, जो इसे मान लो इसको k नाम दे दिया, इसको l नाम दे दिया, इसको m नाम दे दिया, इस तरह से KLMN, इस तरह से हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास में जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है अपने पास में, वो हमें किसी परमाणु के अंदर जो कोषों की संख्या होती है उसके बारे में बताती है, ठीक है। और किसी भी कोश के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, वो किसके द्वारा निकलेगी? वो निकलती है 2n² के बराबर होती है, ठीक है। यानी किसी भी कोश के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे अपने पास में, या इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो 2n² के बराबर होगी। जैसे यहाँ जो n बराबर अगर हम 1 के लिए निकाले तो हम n की जगह 1 रखो, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, यानी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अपने पास में। ऐसे ही दूसरी कक्षा के लिए n बराबर 2 के लिए कितना आ जाएगा? 2 × 2 का स्क्वायर करो यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। ऐसे आप तीसरी कक्षा के लिए भी निकाल सकते हो। तीसरी कक्षा के लिए 3 का स्क्वायर 9, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18। तो इस तरह से हमारे पास में जो कोषों की जो मैक्सिमम, यानी कोषों के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले प्रकार की जो क्वांटम संख्या होती है वो निकलती है, ठीक है। आगे चलते हम। सेकेंड अपने पास में द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो सेकंड जो है अपने पास में वो है द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसको हम स्मॉल n जो l होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है? ये जो क्वांटम संख्या होती है अपने पास में, ये मुख्य रूप से हमें उपकोषों के बारे में बताती है। यानी किसके बारे में बताएगी? ये बताएगी आपको उपकोषों के बारे में।
यानी उपकोषों की जो संख्या होती है उपकोषों के बारे में ये बताती है। ठीक है, उपकोष क्या होते हैं अपने पास में, जैसे क्या होता है कोई भी जो कक्षा होती है अपने पास में, उस जैसे मान लो ये कोई कक्षा है, इस कक्षा भी डिवाइड होती है अपने पास किसके अंदर, उपकोषों के अंदर डिवाइड रहती है अपने पास में। ठीक है, तो जो एल होता है अपने पास में जिसको हम द्विगंशीय क्वांटम संख्या बोलते हैं, वो उपकोषों की संख्या के बारे में बताती है, यानी उपकोषों के बारे में बताती है हमारे पास में। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है अपने पास, यानी इसके जो मान होते हैं वो एन के मान पर निर्भर करते हैं, यानी जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है उसके मानों पर ये निर्भर करते हैं। ठीक है, और इसका जो मान होता है वो 0 से लेकर n-1 तक होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि अपने पास n बराबर हमारे पास में 4 है, यानी l के जो मान, जैसे n बराबर 4 है तो जो हमारे पास l के मान निकल के आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएगा, 1, 2 और 3 आ जाएगा अपने पास में। यानी जो l के जो वैल्यू होती है अपने पास में वो 0 से लेकर n-1 तक होती है। तो जैसे n बराबर 4 है तो यानी 0 से लेकर 3 तक के मान, यानी 0, 1, 2 और 3, तो इसके कितने मान आ जाएंगे, इस तरह से 4 मान आ जाएंगे। और L का जो प्रत्येक मान होता है अपने पास में वो एक उपकोष को बताता है। जैसे अगर मान लो L बराबर हमारे पास, अगर L का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब ये आया S उपकोष, 1 आ रहा है तो ये आ जाएगा P उपकोष, 2 आ रहा है तो ये D उपकोष हो जाएगा, 3 आ रहा है तो अपने पास में ये F उपकोष आ जाएगा। तो इस तरीके से हम S, P, D और F जो उपकोष होंगे वो L का जो प्रत्येक मान होगा वो एक उपकोष को बताएगा। S उपकोष के लिए 0, P उपकोष के लिए 1, D के लिए 2 और जो अपने पास F होता है उसके लिए 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये जो S, P, D और जो F आए हैं अपने पास में, वैसे होते क्या हैं ये देखो फ्रेंड्स, ये जो S, P, D और जो F होते हैं, जैसे S का मतलब होता है, S को हम बोलते हैं शार्प, P जो होता है अपने पास में होता है प्रिंसिपल, D होता है जो अपने पास में होता है डिफ्यूज्ड बोलते हैं इसको, डिफ्यूज्ड। F जो होता है अपने पास में उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल। और ये सारे के सारे क्या हैं, ये सभी के सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये जो हमारे पास में जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती है उन स्पेक्ट्रमी रेखाओं के प्रारंभिक वर्ड्स होते हैं, ये प्रारंभिक शब्द होते हैं, जो शार्प है, प्रिंसिपल है, डिफ्यूज्ड है, फंडामेंटल है, ये जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती है उनके जो प्रारंभिक जो वर्ड होते हैं या प्रारंभिक शब्द होते हैं अपने पास में। ठीक है, तो L का जो प्रत्येक मान होगा अपने पास में वो एक उपकोष को बताएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से तो ये जो हमारे पास में क्वांटम संख्या होती है उसको हम द्विगुणित क्वांटम संख्या बोलते हैं। ठीक है, और अगर हमें किसी उपकोषों की संख्या अगर निकालनी है, ठीक है, तो जिस तरह से L की जो प्रत्येक मान निकल के आ जाएगा अपने पास में और वो प्रत्येक जो मान होगा वो एक उपकोष को बताएगा, L का जो प्रत्येक मान होगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं जो थर्ड अपने पास में वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या। थर्ड जो है अपने पास में वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब ये क्या होती है अपने पास में, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बेसिकली इसकी बात करें तो ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है वो इसका जो प्रत्येक मान होगा वो एक कक्षक को बताएगा, यानी m की जो प्रत्येक वैल्यू होती है वो एक कक्षक को बताती है। यानी ये किसके बारे में बताती है आपको, कक्षक जिसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं उसके बारे में बताएगी। ठीक है, तो m की जो वैल्यू होती है अपने पास में, m का जो मान होता है वो -L से लेकर +L तक होता है। यानी m की जो वैल्यू निकल के आती है हमारे पास में वो हमारे पास -L से लेकर +L तक होती है। जैसे सपोज कि अगर L बराबर हमारे पास 1 है, ठीक है, L बराबर 1 है तो m के कितने मान निकल के आ जाएंगे अपने पास, -1, 0 और +1। इस तरह से m के कितने मान निकल के आ जाएंगे हमारे पास में, 3 मान। अगर L बराबर 0 है तो m की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी अपने पास में। ठीक है, तो जो ये हमारे पास में जो जिसको हम चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलते हैं उसका जो प्रत्येक मान होता है वो एक कक्षक को बताता है। ठीक है, तो जो कक्षक जैसे इसकी जो वैल्यू होती है -L से लेकर +L तक होगी। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर m बराबर 0 है तो L बराबर 0 मतलब कौन सा उपकोष हुआ, ये अपने पास में S उपकोष हुआ। अब इस S उपकोष में कितने कक्षक हुए, सिर्फ एक ही कक्षक होगा अपने पास में क्योंकि m का हमारे पास एक ही मान आ रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें P उपकोष की तो P के अंदर हमारे पास में कितने होते हैं, L बराबर आप कितना रखोगे, 1 रखोगे, तो P के कितने मान आएंगे अपने पास में, यानी M के कितने मान आ रहे हैं अपने पास में, 3। तो जो हमारे पास P उपकोष होगा उसमें कितने कक्षक आ जाएंगे, उसमें 3 कक्षक आ जाएंगे अपने पास में।
ठीक है, एक हो जाएगा पी एक्स, एक हो जाएगा पी वाई, एक हो जाएगा पी जेड। ठीक है, ऐसे अपने पास में अगर हम इसकी बात करें एल बराबर अगर हमारे पास में 2 है, ठीक है, तो एम के कितने मान निकल जाएंगे एल बराबर 2 के लिए? देखो एल बराबर 2 के लिए -2, यह आ जाएगा -1, 0, +1 और +2, यानी एल के एम के कितने मान आ गए? 5 मान। यानी डी जो अपने पास होगा, ठीक है, उसमें कितने कक्षक निकल के आएंगे अपने पास में? उसमें 5 कक्षक निकल के आएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो डी कोश होता है, उसमें कितने कक्षक निकल के आएंगे अपने पास में? 5 कक्षक निकल के आएंगे। -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये? अगर हम इनकी बात करें तो ये होंगे अपने पास में, जैसे ये होते हैं dxy, dyz, dzx, dz² और dx² - y²। ठीक है, तो इनका जो हमारे पास डी जो कक्षक होते हैं अपने पास में वो आ जाएंगे, ये 5 डी कक्षक आ जाएंगे अपने पास में। तो एम का जो प्रत्येक मान होता है वो एक कक्षक को बताता है अपने पास में। ठीक है, तो एम के जो मान होते हैं वो एल के मानों पर डिपेंड करते हैं। और कहाँ से निकलते हैं? एम के जो मान होते हैं -l से लेकर +l तक होते हैं। ठीक है, तो जैसे अपने पास पी के जो आए थे पी एक्स, पी वाई, पी जेड होते हैं अपने पास में। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज में बता देता हूँ किसमें कितनी कितनी वैल्यूज होगी। जैसे अगर हम पी कक्षक की बात करें तो जैसे हमने कहा था कि एल बराबर अगर हमारे पास 1 है, एल बराबर 1 है तो एम के कितने मान आए थे अपने पास में? -1, 0, +1। तो देखो अपने पास पी जो है उसके 3 बने इस तरह से, एक बना पी एक्स, एक बना पी वाई और एक बना पी जेड, क्योंकि 3 मान आ रहे हैं अपने पास में। पी एक्स के लिए अपने पास जो वैल्यू होती है वो +1 होती है, पी वाई के लिए -1 और पी जेड के लिए कितना होती है? 0 होती है। ठीक है, अगर एल बराबर हम 2 ले तो एम के कितने मान आते हैं? 5 आते हैं, -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, तो डी के कितने? 5 हो गए अपने पास में। कौन कौन से हो जाते हैं? dxy, xy हो गया, एक yz हो जाएगा, एक dz² हो जाएगा। ठीक है, और एक xy yz, एक हो जाएगा zx और एक हो जाएगा dx² - y²। तो ये -2, ये -1, ये 0, ये +1 और ये +2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इनकी क्या आ जाएगी हमारे पास में? वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 5 डी कक्षक होते हैं उनके लिए प्रत्येक के लिए अपने पास वैल्यू है कि -2 तो किसके लिए होता है, -1 किसके लिए होता है। ठीक है, एफ जो कक्षक होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। लेकिन जो एफ कक्षक होते हैं उनकी जो आकृतियां होती है वो जटिल होती है, इसलिए उनको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में क्या होता है कि जो डी एक्स, डी वाई, डी जेड जो अपने पास डी कक्षक है वो तो 5 हो जाएंगे। तो एल के जो मान होंगे अपने पास में उन मानों से हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे? एम के मान, क्योंकि एम की जो वैल्यू होती है वो -l से लेकर +l तक होती है अपने पास। ठीक है, और एक फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं अगर हमें किसी भी उपकोष में कक्षकों की संख्या निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2l + 1। ये कह सकते हो आप, कक्षकों की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है ये संख्या। जैसे अगर l बराबर हमारे पास में 0 है तो l बराबर 0, तो इसका मतलब कितना? s उपकोष हो गया, कितना कक्षक? l बराबर यहाँ पे रखोगे तो 1 आएगा अपने पास में। इसका मतलब जो s उपकोष होता है उसमें केवल 1 कक्षक होगा। अगर l बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर रखो आप 2 और 1 3, यानी इसमें l बराबर 1 का मतलब कौन सा उपकोष? p उपकोष। p उपकोष का मतलब l बराबर 1 रखोगे इसमें तो कितने आ जाएंगे? p के मान 3 आएंगे। मतलब कितने कक्षक हो जाएंगे p के अंदर? 3 कक्षक हो जाएंगे अपने पास में। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूले के थ्रू इनकी संख्या भी निकाल सकते हैं कि s में कितने कक्षक होंगे, p में कितने होंगे और d में कितने होते हैं और f में कितने होते हैं अपने पास में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में चुंबकीय क्वांटम संख्या होगी अपने पास में, वो हमें कक्षक के बारे में बताएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे चलते हैं। हम जो थर्ड है अपने पास में, थर्ड तो हो गया, फोर्थ देखते हैं हम। फटाफट से देखते हैं फोर्थ क्या है अपने पास में, उसके बाद में एग्जाम्पल के थ्रू 1 बाय 1 देखेंगे इनको। फोर्थ जो है अपने पास में वो है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या है जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है अपने पास में वो हमें क्या बताती है? वो इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है अपने अक्ष पर, जो उसके जो चक्रण होता है उसकी दिशा को बताती है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास में वो अपने अक्ष में किस तरह से घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन है वो 2 ही प्रकार की गति कर सकता है, या तो वो क्लॉकवाइज होगा,
इस तरीके से, यानी घड़ी की दिशा के अंदर। इसको हम बोलते हैं क्लॉक वाइज, या जिसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, ठीक है। या फिर इस तरह से घूम सकता है वो, इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, या जिसको हम बोलते हैं वामाव्रत, वामाव्रत, या घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है अपने पास में, वो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके चक्रण को बताती है कि इलेक्ट्रॉन दो ही प्रकार से चक्रण कर सकता है, या तो घड़ी की दिशा में चक्रण करेगा या घड़ी के विपरीत दिशा में। तो इस तरीके से एस के जो हमारे पास मान निकल के आते हैं वो दो आते हैं, एक प्लस हाफ होता है, दूसरा माइनस के हाफ होता है, ठीक है। यानी अगर वो घड़ी की दिशा में कर रहा है तो प्लस हाफ ले लेंगे हम, और एक जो होता है अगर वो घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको हम माइनस हाफ लिख लेंगे। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई एक कक्षक है, इस तरह से मान लो एस वाला है ये, और इसके अंदर मान लो दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉनों को हम ऐसे दर्शा सकते हैं, एक तो इस तरीके से, ये मान लो अगर ये घड़ी की दिशा में है तो दूसरा कैसा हो जाएगा, घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको घड़ी की दिशा में है तो इसका जस्ट अपोजिट, यानी दोनों की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो सेम नहीं होगी अपने पास में। हम ऐसा नहीं कर सकते दोनों के एक ही डायरेक्शन में, ये गलत हो जाएगा अपने पास में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो, अगर हम दो इलेक्ट्रॉन, किसी कक्षक में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, किसी एक जो कक्षक होता है अपने पास में, ठीक है, तो उसके अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, विपरीत चक्रण वाले होने चाहिए अपने पास में, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों में से आप कोई सा भी तरीका ले सकते हो, चाहे तो आप इस तरह से भर लो या इस तरीके से भर सकते हो इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक के अंदर, ठीक है। ये जो तरीका होगा, या फिर इस तरीके से, ये दोनों तरीके हमारे पास में गलत होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इनमें नहीं भर सकते, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए अपने पास में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है, जब जो किसी कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन होंगे वो विपरीत चक्रण वाले होते हैं अपने पास में, दोनों एक ही डायरेक्शन वाले नहीं होंगे। तो इस तरीके से किसी भी कक्षक में, तो इससे जो हमारे पास में जो वैल्यू हमारे पास दो निकल के आ रही है, इसलिए किसी कक्षक में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपने पास में एक कक्षक के अंदर, और वो भी कैसे होने चाहिए अपने पास में, विपरीत चक्रण वाले होने चाहिए अपने पास, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल के देखते हैं अपने पास, जो हमने क्वांटम संख्याएं जो अभी तक पढ़ी है अपने पास में, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से हम उनमें वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अपने पास में एक एग्जांपल है, सपोज जैसे मान लो अपने पास में कि एक मान लो 3p है अपने पास में, और ये फर्स्ट लिख दिया मैंने इस तरह से, और हमसे ये पूछ रहा है कि इसके लिए हमारे पास में चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू बताइए। यानी आपको इसमें किस किस का मान निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, l का मान निकालना है, m का मान निकालना है, और s की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले बात करता हूँ n का मान। तो देखो n का मान तो जो भी नंबर आएगा ना अपने पास में, वो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, वो n का मान होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में, 3 आ रही है, तो हमने 3 लिख दी। इसके बाद में l की वैल्यू की बात करें, तो l की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो l का जो प्रत्येक मान होता है अपने पास में, वो एक किसको बताएगा, एक उपकोष को बताएगा। जैसे अगर मान लो 0 1 2 3, जैसे l का मान था अपने पास में, तो अगर 0 तो s को डिनोट करता है, एक मान होगा तो वो p को, 2 होगा तो वो d को, 3 होगा तो वो f को। तो यहाँ पे देखो p जो आ रहा है अपने पास में, यहाँ पे p आ रहा है अपने पास में, इसका मतलब l की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ m का मान, मैंने m का मान आपको बताया था, जो m का मान होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, l के मान पे, और m का जो मान निकल के आता है वो निकल के आता है -l से लेकर +l तक। तो यहाँ हमने l का कितना मान रखा है, 1, इसका मतलब -1 से लेकर +1 तक, तो -1 फिर 0 और +1, तो इसका मतलब m के कितने मान आ गए, 3 आ गए, -1 0 और +1, ठीक है। और s है अपने पास में, देखो ऐसे तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हमने इसको, अगर फर्स्ट वाले को हम मान लेते हैं कि ये घड़ी की दिशा में, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप -12 लिख दो पहले वाले को, चाहे दूसरे, अगर जैसे मान लो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, हम मान लेते हैं कि ये घड़ी की दिशा में है, और उसको हम लिख देते हैं +12, आप -12 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल लगते हैं, ये तो एग्जाम्पल ये फर्स्ट हो गया, और देखते हैं जैसे अपने पास सपोज ये है 3D, और ये मान लो अपने पास में XY है, और ये फर्स्ट मान लो, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले n की वैल्यू, फिर l का मान, m का मान और s का मान, इन चारों की वैल्यू निकालते हैं। n कितना है इसमें 3, l का मान मैंने बता ही दिया, l का d जो आ रहा है, d का मतलब l का कितना मान हो जाएगा अपने पास में, ये 2 मान हो जाएगा,
m का मान यहाँ अपने पास में कौन सा है, d का मान कितना है, l बराबर कितना है 2 है, तो जो m की वैल्यू निकल के आएगी वो -2, -1 0, +1 और +2 ये निकल के आएगी। लेकिन हमारे पास देखो यहाँ पे अगर केवल d लिखा होता तब तो हम ये पांचों की पांचों वैल्यू यहाँ पे रखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनमें से भी कौन सा दे रखा है पर्टिकुलरली, यानी d 5 कक्षकों में से भी कौन सा दे रखा है, dxy दे रखा है अपने पास में। तो जिसके लिए xy के लिए जो मान होगा अपने पास में वो वैल्यू हमें रखनी है अपने पास में। तो m का जो मान है अपने पास में यहाँ पे dxy है, और मैंने आपको बताया था dxy के लिए कितना बताया, -2 बताया। तो m की जो वैल्यू आएगी वो -2 आ जाएगी। और s के लिए मान लो आप पहला इलेक्ट्रॉन तो हम मानते हैं कि घड़ी की दिशा में, ठीक है। अगर ये ऐसे लिखा होगा दूसरा, तो दूसरा मान लेते हैं -½ आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, जो क्वांटम संख्याएं होती है उसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन का पता बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, जो भी क्वांटम संख्याएं होगी अपने पास में उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से एग्जांपल अगर कोई दे रखा है तो उसमें चारों क्वांटम संख्याओं की जो वैल्यू है वो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, ठीक है फ्रेंड्स। गुड बाय।